लॉकडाउन 4 आने वाला है, नए नियम के साथ आएगा और राज्यों की इन नियम बनाने में एक बड़ी अहम भूमिका रहेगी। मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा मेरे साथ हैं। अखिलेश, लॉकडाउन 4 तो आने वाला है, इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजों पर बहुत जरूरी बातें की। देखिए, लॉकडाउन 4.0 तो आएगा ही आएगा, ये तो ऐलान उन्होंने कर दिया, लेकिन उससे बड़ी खबर जो मुझे लग रही है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म 2.0। हाँ, ये आर्थिक सुधार जो 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो शुरू हुए थे, उस पर बाद से लगातार ये सवाल पूछा जाता था कि हम आर्थिक सुधार का दूसरा दौर कब शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि जो पैकेज उन्होंने ऐलान किया है 20 लाख करोड़ का, जो कि हमारी जीडीपी का 10% है, उसके साथ साथ उन्होंने कई बड़े सुधारों का भी ऐलान कर दिया है। वो चाहे श्रम कानून के सुधार हों, चाहे औद्योगिक कानूनों के सुधार हों, या फिर लोगों की रोजी रोटी से आजीविका से जुड़े उपाय हों, इन सबका जो इस तरह से ऐलान किया गया है, मुझे लगता है कि ये सिर्फ स्टिमुलस पैकेज की बात नहीं हो रही है, बल्कि बड़े आर्थिक सुधारों की बात भी हो रही है। जिस तरह से वो आत्मनिर्भर की बात, भारत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो ये जानते हैं कि ये संकट एक अवसर है भारत के लिए। जो एक चर्चा जिस पर हम लगातार करते आ रहे हैं, संकेत कि चीन से बड़ी संख्या में कंपनियां निकल रही हैं, क्या वो भारत उनको लुभा सकता है, अपने ला सकता है? उसके लिए जो जरूरी सुधार आपको जमीन पर चाहिए, मुझे लगता है कि उसकी नींव भी अब आज औपचारिक रूप से रख दी गई। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली, लगभग एक स्वदेशी वाली बात उन्होंने कर दी है कि आप गर्व रखें, लोकल के बारे में वोकल हों, लोकल आप कंज्यूम करें प्रोडक्ट। लेकिन दिक्कत यही है अखिलेश जी, उसके विश्लेषण में बाद में जाएंगे कि दिक्कतें क्या क्या हैं, क्योंकि उस पर बहुत चर्चा होनी बाकी है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था श्रमिकों के बारे में। और श्रमिक और मजदूर शब्द मैं काउंट कर रहा था, वर्ड काउंट कर रहा था, 5 बार या तो श्रमिक या मजदूर का उन्होंने जिक्र किया है। यहां तक कि ये तक बोला कि ये जो पैकेज आएगा, इस पैकेज में उन श्रमिकों के लिए भी कुछ होगा, जिसका निर्मला सीतारमण ऐलान करेंगे। हॉकर्स के बारे में उन्होंने कहा है, उन्होंने जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले, उनके लिए कहा है कि उनके लिए भी कुछ होगा, किसानों के लिए होगा, मजदूरों के लिए होगा। लेकिन जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि श्रमिकों की जो इस वक्त बुरी स्थिति है, हम जो देश भर में पलायन देख रहे हैं कि बड़े शहरों से वो छोटे शहरों की ओर जा रहे हैं, उस पर भी पीएम शायद कुछ बोलते। लेकिन हम सूत्रों के हवाले से कल से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं संकेत कि कल जो मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, उसमें उन्होंने विस्तार से इस विषय पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि वो चाहते थे शुरू में कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन बाद में क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो घर जाना चाहता है, तो इसलिए ये फैसला बदलना पड़ा ताकि उनको घर जाने में सुविधा हो। ट्रेनें चलाई गई, उनको बाकी सुविधाएं भी दी गई हैं। तो ऐसे में ये बात जरूर थी, लेकिन एक उम्मीद थी कि आज शायद पीएम इस पर कुछ बोलते तो ज्यादा बेहतर होता। तो उन्होंने जिक्र जरूर किया, उन्होंने लार्जर पॉइंट रखने की कोशिश की कि जब आर्थिक बदलाव होंगे तो उस वक्त मजदूरों को, श्रमिकों को, हॉकर्स को, जिनको एक तरीके से समझा जाता है फुट सोल्जर्स इकोनॉमी के, उनको किस किस्म का सहयोग दिया जाए, उसकी बात की। अब हम बात करते हैं जो रिफॉर्म्स की आप जिक्र कर रहे हैं अखिलेश। उन्होंने चार चीजें बताई हैं, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉ, और रिफॉर्म्स करने के जो 5 पिलर्स हैं उनका भी जिक्र किया है। एक हो गई आपकी अर्थव्यवस्था, एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिस्टम, चौथा डेमोग्राफी यानी कि लोग, कौन से लोग कहां कहां, और 5वां डिमांड और सप्लाई बनाए रखना। अब यही तो समस्याएं हमेशा ही थी। ये जो 5 फ्रंट्स हैं, यही तो भारत की हमेशा से ही समस्याएं रही हैं। शुरू से हम लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम ही खराब है, हम सबसे बड़ी हमारी कमजोरी वही रही। लेकिन अब इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो ढर्रा चलता आया है संकेत, आप उसी लाइन पर नहीं चल सकते, आपको चीजें बदलनी पड़ेगी। नहीं हो सकता। देखिए, अब आप मध्य प्रदेश पर आइए, उत्तर प्रदेश पर आइए, गुजरात पर आइए, इवन राजस्थान पर आप आइए, जो कि कांग्रेस शासित प्रदेश है। इन राज्यों को समझ में आ रहा है कि ये मौका आपके लिए एक है कि इसमें आप सुधार कर सकते हैं। आपको उत्पादन बढ़ाना होगा, आपको निवेश आकर्षित करना होगा, आपको मेक इन इंडिया में आपको जोर देना पड़ेगा, और साथ साथ आपको ये भी होगा कि आपको अपनी खुद की डिमांड भी बढ़ानी होगी। कि हमें एक क्वालिटी के ऊपर हम लोग समझौता कर लेते हैं कई बार कि अरे ठीक है, पैसों पर अगर हमको हो रहा है तो, लेकिन आपको यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि हमको यहीं पर भारत में बना हुआ सामान चाहिए। तो इसके लिए आपको बड़े पैमाने पर श्रमिक सुधार करने होंगे। हमने देखा कि श्रमिक कानूनों में इन राज्यों का जो मैंने नाम लिया है वहां पर सुधार हुए हैं, हालांकि उस पर विवाद भी शुरू हो चुका है। लेकिन फिर भी ये राज्य मानते हैं कि यहां से आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। और ये जो सारे सुधार हुए हैं संकेत, ये केंद्र के इशारे पर ही हुए हैं। और आज ये बात पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दी है कि वो जो अब एक नया आर्थिक सुधार रिफॉर्म जो आ रहा है, उसमें इन सब चीजों का जिक्र होना ही होना। इसमें अखिलेश 2-1 चीजें थी। हिमांशु शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी जोड़ लेते हैं। हिमांशु, एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि श्रमिकों की जो तकलीफ है अभी
इमीडिएट कंसर्न जो है कि वो किस हालत में है, भुखमरी के कगार पर हैं, कैसे मजबूर होकर के मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। जिक्र हुआ है कि आगे चल के उनको किस किस्म की फौरी राहत मिल सकती है, आगे चल के कैसी राहत मिल सकती है। आप कैसे देखते हैं ये? देखिए, दो बातें, आपने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मुश्किल यह है कि देखिए, इश्यूज जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करने की कोशिश की है वो एक कोर इश्यूज को उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं जो लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं। अभी इस दौरान जो पलायन, जिसकी भयावह तस्वीरें हमने दिखाई है, ये वो मजदूर हैं जो पहले लॉकडाउन के ऐलान के बाद ये रुक गए थे शहरों में, और इन्हें उम्मीद थी कि हालात सुधरेंगे, फैक्ट्रियां फिर से खुलेंगी, फिर से रोजगार मिलेगा। लेकिन करीब 48-49 दिन का जो उनका अनुभव रहा है, उन्हें ऐसा लगा कि अब संकट और बढ़ता जा रहा है, फैक्ट्रियां खुल नहीं रही हैं। और अप्रैल महीने में जो छोटे और लघु उद्योगों की संघ है, उन्होंने ये आशंका जताई है कि 8 से 10 करोड़ मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पाया अप्रैल का। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संकट बहुत बड़ा है। और इसलिए मुझे लगता है, जो अभी मैंने लघु उद्योग संघ के सेक्रेटरी जनरल अनिल भारद्वाज से बात की है, उन्होंने कहा है कि देखिए, हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। उम्मीद है कि वित्त मंत्री जब ऐलान करेंगी अलग अलग सेक्टर के लिए, तो उसमें लघु उद्योग सेक्टर के लिए जो हमारी कंसर्न है उनको एड्रेस करेंगी। उन्होंने विशेषतर इस बात पर जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने मुख्य तौर पर यह कहा कि वो लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहल करेंगे। उन्होंने कहा ये एक सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि बैंक लेंडिंग अभी भी नहीं कर रहे छोटे और लघु उद्योगों को, और इसलिए उन्होंने मांग की है वित्त मंत्री से, सरकार से, कि एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाई जाए छोटे उद्योगों के लिए। और उम्मीद यह है कि इन सभी स्तर पर, जब आप अभी इंतजार करना होगा कि वित्त मंत्री क्या ऐलान करती हैं, कि छोटे और लघु उद्योग सेक्टर के लिए जो राहत पैकेज की बात गडकरी पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं, उसमें क्या बातें सामने आती हैं, वो काफी हद तक ये डिसाइड करेंगी संकेत, कि जो श्रमिक मजदूरों की जो व्यथा है और जो संकट है वो कहां तक दूर होगी। क्योंकि जब तक मालिकों के हाथ में पैसा नहीं होगा छोटे उद्योगों के, तब तक वो सैलरी या जो रोजगार है वो क्रिएट नहीं कर सकते इन श्रमिकों के लिए, और तब तक पलायन की इसका संकट बना रहेगा। तो एक जो जड़ पे जो समस्या है उसको एड्रेस करने का आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है। बिल्कुल। और अब जी आश्वासन दिया है अभी एक रोड मैप भी तय किया है, इकोनॉमिक पैकेज जिसका बहुत समय से इंतजार था, उसका भी जिक्र किया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक और शरद भी जुड़ गए हैं। मैं पहले अभिषेक के पास जाना चाहता हूं। अभिषेक, दो एक चीजें, प्रधानमंत्री का कहना कि बचना भी है और बढ़ना भी है, मेरे ख्याल से ये बड़ा अहम है, क्योंकि अब आगे चल के अब यही रणनीति होगी। आप हर समय लॉकडाउन में नहीं रह सकते, लेकिन लॉकडाउन 4 कब तक चलेगा या कितने समय तक चलेगा उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया है। हाँ, एक चीज जरूर बताई है कि राज्यों का इसमें बड़ा भारी रोल होगा। तो क्या अब हम ये मान लें कि अब ये जो चतुर्थ लॉकडाउन है, 4th लॉकडाउन, वो राज्य अपने हिसाब से लगाएंगे और केंद्र का उस तरीके से कंट्रोल नहीं होगा जैसे पहले था 1, 2, 3 में? मुझे लगता नहीं है कि केंद्र अपना कंट्रोल छोड़ने वाला है, क्योंकि जीएसटी का पैसा तो केंद्र के पास से आने वाला है, और जिस तरीके का कंट्रोल अभी तक है उससे हम एक अलग किस्म के संघीय ढांचे की तरफ बढ़ रहे हैं। संकेत इसमें पिछले कई बार में हमें संकेत मिले भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज जो बेहद अहम बात की है उसमें उन्होंने ये तो कहा ही है कि कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। इसके लिए पहले दरअसल पृष्ठभूमि हमारे अधिकारियों ने रखनी शुरू कर दी थी। आपको पता है, लव अग्रवाल ने भी तकरीबन इसी भाषा का इस्तेमाल किया था कि हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। तो आज उन्होंने कहा है कि अब हमारे जीवन का हिस्सा रहने वाला है आने वाले कुछ वक्त में। लेकिन आज देखिए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम डेट रिफॉर्म, हम किसानों को कर्ज देने को लेकर बात करना चाहते हैं, हम टैक्स रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं, हम रैशनल टैक्स की बात करना चाहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं और बिजनेस को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने मोटे पैकेज के तौर पर 20 लाख करोड़ का जिक्र तो कर दिया, लेकिन उसमें उन्होंने उन सबको भी जोड़ दिया है जो निर्मला सीतारमण अब तक दे चुकी हैं या आरबीआई दे चुका है। तो उसमें से अब नया कितना मिलने वाला है इसका लेखा जोखा तो शायद निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री हैं वो देंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया है। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं, बार बार जो स्ट्रेस दिया गया है, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने उसकी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी बना दी थी संकेत कि ये अपॉर्चुनिटी में बदलना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो लोग जानते हैं, और अखिलेश और आप तो शायद बीजेपी लंबे अरसे से कवर करते रहे हैं, वो ये कि उनके जीवन में भी जब जब इस किस्म का राजनीतिक क्राइसिस आता है, आप गुजरात की पृष्ठभूमि देख लीजिए,
तो उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी में बदला है, राजनीतिक अपॉर्चुनिटीज में भी बदला है जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि वो इस मौके को इस तरीके से जाने देंगे, मुझे जितनी समझ आती है उसके हिसाब से। तो उन्होंने इस मौके को बोल्ड रिफॉर्म्स के तौर पर एक मौका बनाया है कि वो बार बार स्ट्रेस दे रहे थे कि बोल्ड रिफॉर्म्स का वक्त है, बोल्ड रिफॉर्म्स का वक्त है। तो ये बोल्ड रिफॉर्म्स कौन से होंगे ये हमें निर्मला सीतारमण बताएंगी, लेकिन रैशनल टैक्स का मतलब क्या होगा ये भी हमें निर्मला सीतारमण बताएंगी। किसान को क्या देंगे, किसान के साथ एक चीज बिल्कुल क्लियर है, उसके साथ मैं अपनी बात को खत्म कर सकता हूँ, वो ये कि किसान जो है उसको अब एपीएमसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश में बना दी गई है। आप देखिए कि बीजेपी शासित राज्य ने अचानक से फैसला लिया था कि मंडी में जाने के लिए किसान को जरूरत नहीं है, उसके पास सीधा एक्सपोर्टर जा सकता है, सीधा बायर जा सकता है, लोग समूह में अपना माल बेच सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपको सबको पता होगा, एक निजी कंपनी हुआ करती है जो सिगरेट में भी अपना व्यवसाय रखती है, उसने सबसे पहले कई सालों पहले ई चौपाल का गठन किया था। वो एक बहुत छोटी सी शुरुआत थी जहां पर आपको निजी मंडियों का एक तरीके से प्रारूप देखने को मिला था। अब मंडियां जो है निजी हाथों में जा सकती हैं, उसके लिए उसको एक बोल्ड रिफॉर्म हमें मानना चाहिए और वो खेती किसानी को आने वाले। अभिषेक, बहुत सारी अहम बात आपने बोली, मैं एक बार फिर से अखिलेश के पास आना चाहता हूं। अखिलेश, कुछ जरूरी चीजें जो अभिषेक बता रहे हैं उस पर राजनीतिक आलोचना होगी, और ये तो आप और शुरू भी हो गई होगी। एक तो ये 20 लाख करोड़ क्या है, इसमें तो आपने सब कुछ पुराना भी मिला दिया, नया भी। अभी तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगी निर्मला सीतारमण तब सही में पता चलेगा कि ये क्या है 20 लाख करोड़। उसमें आपने रिफॉर्म्स की भी बात कर दी जो कि होना चाहिए, रिफॉर्म्स के खिलाफ कोई नहीं जा सकता, लेकिन शॉर्ट टर्म में तुरंत क्या राहत के कदम हैं, इस पर आपको लगता है कि उस तरीके से जिक्र नहीं हुआ जैसा शायद लोग उम्मीद लगाए बैठे थे? लोगों की उम्मीद ये जरूर रही होगी कि उनके हाथ में पैसा आए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से ये कदम उठाए जाएंगे धीरे धीरे करके, उसका मकसद वही है। ये हो सकता है कि सीधे ना दिया जाए, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है, किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है। उन्होंने मिडिल क्लास का नाम लिया क्योंकि सबसे कम बात जो है मिडिल क्लास की होती है, लेकिन उन्होंने इसका नाम लिया है कि मिडिल क्लास को भी फायदा दिया जाएगा, यानी जो इनकम टैक्स वगैरह हो सकता है कि उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए जाए। डीटीसी जो है वो काफ़ी लंबे समय से लटका हुआ है, मालूम पड़ा कि हो सकता है कि उसी को लागू कर दिया जाए, ये भी एक विकल्प हो सकता है। दूसरी बात, उन्होंने इंडस्ट्री की बात कही है, किसानों की बात कही है, मजदूरों की बात की, यहाँ तक कि रेहड़ी वालों की बात की है। तो सबकी बात कर रहे हैं वो। अब हमें ये देखना होगा कि डिटेल्स क्या है। ये जरूर हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो आरबीआई ने अभी तक दिया है उसको उन्होंने इसमें शामिल किया है। जो 1,75,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज घोषित हो चुका है वो भी इसमें शामिल है। उम्मीद करें कि जो कॉर्पोरेट टैक्स घटाया गया था उसको शामिल ना कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात, पता चला आप कितने बैकडेट में पीछे चले गए कि आप वहां तक चले गए। ऐसा शायद मुझे लगता नहीं कि होगा, लेकिन बड़ी बात यह है संकेत की जो रिफॉर्म्स हैं कानूनों को लेकर, जो अभिषेक ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है, मध्य प्रदेश में जो एपीएमसी में बदलाव किया गया, किसान जो है वेयर हाउस में जाकर सीधा उनको प्राइवेट मंडी में आप तब्दील कर दिया गया, आप जाकर सीधा अपना सामान आप बेच सकते हैं। निजी व्यापारियों को आप सामान बेच सकते हैं, सरकार का सहारा लेने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है। इसको देख, ये जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है कि हम उस पर इतनी चर्चा कर नहीं रहे, लेकिन ये सब चीजें बहुत सिस्टमेटिक ढंग से पिछले 1-2 हफ्ते से हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ केंद्र पहले ही तय कर चुका है, और धीरे धीरे करके जो बीजेपी शासित राज्य है उसको उसी प्रोफार्मा, उसी फॉर्मेट में आगे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक जो बार बार प्रधानमंत्री का ये कहना कि एक क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना है, तो जो आप करना चाहते थे, बदलाव, रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, उसको आप प्रयोग में ला रहे हैं, देखने के लिए कि वो सफल होते हैं? देखिए, एक आलोचना संकेत सबसे बड़ी पीएम मोदी की जो होती आई है पिछले 6 साल में, वो ये थी कि आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, 2 बार आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला, लेकिन आपने क्या किया? आर्थिक सुधार आप क्यों नहीं कर पाए? बाकी सब चीजों में तो राष्ट्रीय सुरक्षा में आपकी ये कामयाबी है, इसमें आपकी ये कामयाबी, उसमें ये कामयाबी, लेकिन आर्थिक मोर्चे पर आपने क्या किया? और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगता था कि आप आर्थिक सुधार नहीं बढ़ा पाए हैं। लेकिन आज 6 साल के बाद अब उनको एक जब संकट सामने मिला है, तो इसको संकट को वो अवसर में बदल रहे हैं आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए। वो ये जानते हैं संकेत की ज्यादा विरोध अभी करने की गुंजाइश लोगों के पास नहीं है। हालांकि हम जब बात कर रहे हैं, हमें पता है कि कल दोपहर में 12 बजे 8 पार्टियां हैं, राजनीतिक दल जो कि विरोध करने जा रहे हैं श्रमिक कानूनों में सुधारों का। एक दिल्ली में प्रदर्शन वो करेंगे, कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन हो रहा है। तो ये भी हो रहा है कि जो अपोजिशन है वो भी अलाइव एंड किकिंग है, वो भी काम अपनी जगह पर कर रहा है। लेकिन ये संकट जो आया है, इसको आप अगर आर्थिक सुधार 2.0 जो मैं कह रहा हूं कि एक नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की जोड़ी ने किया था, अगर पीएम मोदी ये कर पाते हैं
कि बड़े पैमाने पर सुधार कर दे, तो मुझे लगता है कि ये आमूल चूल परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। मेरे ख्याल से एक बहुत जरूरी चीज, हिमांशु के पास जल्दी जाते हैं। हिमांशु, बड़ा ऐलान बहुत जरूरी होता है, ये मैं मानता हूं। सुधार की जरूरत है, रिफॉर्म चाहिए, सब कुछ सही, और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिफाई करना कि कैसे होगा। तो वो तो प्रधानमंत्री ने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारे ये पिलर होंगे, ये 4 L होंगे, इसमें होगा। लेकिन क्या ये पहले से ही चिन्हित नहीं था? क्या लोगों को ये चीज नहीं मालूम थी कि क्या क्या आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफाई तो हो गया, असली दिक्कत कहां से शुरू होगी? और मैं बार बार इसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि इमीडिएट रिलीफ भी चाहिए लोगों को। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि जो ये राजस्व चाहिए, जो एक बड़े पैकेज की बात कही है प्रधानमंत्री ने, और ये कहा है कि सब मिलाकर जीडीपी के करीब 10% के करीब ये राहत पैकेज होगा कुल मिलाकर, तो ये इतना पैसा आएगा कहां से इस संकट के दौर में? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण समझना कि हर महीने की पहले तारीख को सरकार जीएसटी के आंकड़े सार्वजनिक करती है। जीएसटी के आंकड़े, मार्च के आंकड़े जब 1 अप्रैल को जारी किए गए थे तो करीब दिखाया गया था कि 7,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन घटा है, जबकि लॉकडाउन करीब 1 हफ्ते था, 25 मार्च से 31 मार्च तक। बिल्कुल, पूरा अप्रैल लॉकडाउन में था। 1 मई को उम्मीद थी कि जीएसटी के आंकड़े आएंगे, आज तक आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अलग अलग फिगर्स हैं मीडिया में, पर यह कहा गया है कि बहुत अप्रत्याशित तरीके से गिरावट हुई है। और देखिए, कल स्पष्टीकरण भी जारी करना पड़ा वित्त मंत्रालय को कि एक न्यूज चैनल की खबर पर कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम करने के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा। तो सवाल है कि जब आपका राजस्व तेजी से गिरता जा रहा है, आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, इंडस्ट्री बार बार आपसे लाखों करोड़ का राहत पैकेज की मांग कर रही है, तो उसके लिए पैसा सरकार कहां से लाएगी? एक मुझे लगता है सबसे बड़ी सवाल है। दूसरा, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं संकेत, कि प्रधानमंत्री की जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत हुई थी तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी कि दुनिया अब इस पूरे प्रकरण को एक नए नजरिए से देखेगी। जैसे लोग कहते थे कि प्री वर्ल्ड वॉर फेज में दुनिया ऐसी थी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर फेज में ऐसी थी। इसलिए अब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को कहा कि प्री कोविड फेज ऐसा था, पोस्ट कोविड फेज जो है वो बिल्कुल अलग होगा। और इसके लिए जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, जो सप्लाई चेन में सुधार की बात उन्होंने कही है, एक बहुत साफ इशारा जरूर किया है कि वो इस पूरे आर्थिक ढांचा को नए सिरे से स्ट्रक्चर करना चाहते हैं कोविड-19 के अनुभव के बाद। और उन्होंने कहा कि बहुत मजबूत है कि अगर हमें भविष्य में इस तरह की चुनौतियों से लड़ना है तो हमें एक नया अर्थव्यवस्था खड़ा करना होगा, नए नियम बनाने होंगे, नए कानून बनाने होंगे। सवाल वही होगा कि इसको आगे आप लागू करने की दिशा में कैसे बढ़ेंगे, जिसका जिक्र अखिलेश कर रहे थे कि श्रम सुधार का कैसे आप आगे बढ़ेंगे जब विरोध हो रहा है। फाइन प्रिंट में जाना बहुत जरूरी है। अभिषेक, मैं जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। ये हिमांशु जी ने बड़ी गजब बात बोली। उन्होंने बोला कि पैकेज वैकेज तो ठीक, बहुत जबरदस्त ऐलान, इसका इंतजार भी बहुत समय से हो रहा था। आलोचना ये हो रही थी कि अब तक इतने प्रतिशत जो जीडीपी का हिस्सा है उतना ही पैकेज आपने दिया है, और देश देखिए 17-20% तक जीडीपी का लगा रहे हैं। तो अब प्रधानमंत्री ने 10% जीडीपी का लगाने का ऐलान किया है, उसमें काफी सारी चीजें उन्होंने इंक्लूड कर दी हैं। पैसा कहां से आएगा? बिल्कुल, पैसा कहां से आएगा? जो राज्य हैं उनको आपने एक तरीके से, जिसका और इशारा किया था मैंने, राज्य हाहाकार कर रहे हैं। आप अंदर खाने अगर उनसे बात करेंगे किसी भी मंत्री से अकेले में जाके, तो कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। और दूसरी ये एक बड़ी बात ये कि विकल्प क्या है आपके पास? नए नोट छापने के अलावा, या आरबीआई आपको एक तरीके से, जैसे कहते हैं कि अगर बीमारी हो गई है और आपको ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन का इंतजाम करना पड़ेगा, आपको एक रिसोर्स खड़ा करना पड़ेगा। तो आरबीआई के पास विकल्प क्या हो? आरबीआई या सरकार, कोई भी चीज हम उसे मान लें, उसको नए नोट छापने पड़ेंगे। नए नोट छापने का मतलब है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का एक ग्रोथ, अजीब किस्म का ग्रोथ आ सकता है, जिसके बारे में इसके नतीजे क्या होंगे हमें नहीं पता है, और जल्दबाजी होगी कहने की। लेकिन दो चीजें मैं एक तरीके से साफ तौर पर कह सकता हूं कि जो टैक्स रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इसका मतलब हमें ये भी मानना चाहिए कि आरबीआई सिर्फ दो तरीके से पैसे ला सकती है संकेत। एक तो नया नोट छापकर, ठीक है, इसका मतलब है कि महंगाई में बढ़ेगी, और दूसरा आपके ऊपर या हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाकर। वो टैक्स रिफॉर्म्स के बेसिस पे होगा, वो डायरेक्ट टैक्स में जुड़ के आएगा, हमें नहीं पता है। लेकिन सरकार आसमान से, जो मनमोहन सिंह ने कहा था एक वक्त में, वो शायद मोदी सरकार के ऊपर बहुत एप्ट होता है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। बिल्कुल, तो पैसे मनमोहन सिंह जो कह के गए थे, तो मोदी जी शायद हमको समझाएंगे नहीं कि पैसे पेड़ है, वो तो या तो आरबीआई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल बारीकी में जाना बहुत जरूरी होगा। अखिलेश जी, जाते जाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
अब कल राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी बातें होंगी, एनालिसिस होगी, विश्लेषण ये होगा कि अव्वल ये पैसा कहाँ से आएगा, दूसरी चीज आप पैकेज किस तरीके से, उसके डिटेल्स क्या हैं, कैसे कैसे डिवाइडेड है, और तीसरी चीज इस पैकेज को लागू करने के लिए आप कहाँ कहाँ कटौती करेंगे और कहाँ लगाएंगे। मसलन ये जो पैसा आपको चाहिए होगा, ये पैसा कहाँ से आएगा? पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा करके, हम आप लोगों पर टैक्स बढ़ा करके, आपको लगता है इसके लिए सरकार तैयार है? जो बातें आप कह रहे हैं उनमें से कुछ बातें तो हो भी चुकी हैं। हम जानते हैं कि पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज है वो बढ़ा दिया गया है। हालांकि आपके और हमको, हमारी जेब पर उसका फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन सरकार के खजाने में वो पैसा जा रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि नोट छापने के बजाय सरकार ने दूसरा रास्ता लिया है, वो है बॉन्ड्स का। और बॉन्ड्स का जो है वो उन्होंने पैसा बोरिंग किया भी। हम कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट जो हमारा उसके चलते बढ़ने की बात हो भी रही है और वो होगा भी, उस पर आप इनकार नहीं कर सकते। तीसरी बात जो है कि जो नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ट्वीट किया है, तो इसका नाम भी दे दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो हम लगातार बात कर रहे हैं, संकेत की एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा रहा है, तो इसको बाकायदे कैंपेन बना रहे हैं। कैंपेन बना दिया गया इसको आत्मनिर्भर, तो आप सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन, लेकिन कहा कि आत्मनिर्भर होने का मतलब आत्म केंद्रित होना नहीं है। लेकिन हम जान रहे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है इस वक्त। जो भी बड़े देश हैं सब अपने अंदर की ओर देख रहे हैं, बिल्कुल सब प्रोटेक्शन वाले रूट पर फिर से जा रहे हैं। जो वैश्वीकरण हुआ था 20 साल 30 साल पहले, सब वो नलीफाई हो गया है, सब खत्म हो रहा है। सब लोग वापस अपने अपने हितों की संरक्षण में चले गए हैं। मुझे लगता है भारत भी अब उसी रास्ते पर जो आप जोर शोर के साथ जा रहे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 2.0 की आप बात कर रहे थे, 91 में जो हुआ था वो था लिबरलाइजेशन की, खोल दो मार्केट, लोगों को आने दो। यहां जिस तरीके की बात हो रही है वो ये है कि लोकल लेकिन होगा। आप निवेश चाहते हैं, आप विदेशी निवेश तो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो चीन से कंपनियां निकल रही हो भारत में आए, इसीलिए आप अपने कानूनों में सुधार भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ये चाहते हैं कि भारत के लोग भारत में बना हुआ ही सामान खरीदें, बाहर से मंगाया हुआ सामान नहीं खरीदें। जैसे मोबाइल फोन, हम लोग इतने 30-40 हजार करोड़ रुपए का हमारा इंपोर्ट बिल सिर्फ उसी पे हम खर्चा करते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? अब ठीक है, सैमसंग की फैक्ट्री नोएडा में लगी हुई, जो दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री है। अब सुनने में आ रहा है कि एप्पल जो है वो अपना चीन से निकाल करके भारत लाना चाह रहा है। ये सब चीजें मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके होंगी। बिल्कुल। अब कल का दिन बहुत ही रोचक होने वाला है, जब आज जो प्रधानमंत्री ने बोला है उसकी डिटेल्स हमको कल पता चलेंगी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी निर्मला सीतारमण की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विपक्ष के नेताओं की और अलग अलग स्टेक होल्डर्स की।